Assalamu alaikum once again, and welcome to my channel that is Simplified Learning with Saida Sumul. पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि रिमेनिंग टॉपिक्स भी हम कवर कर लें ताकि हम किसी और सब्जेक्ट की तरफ मूव करें। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. We'll talk about its objectives, its determinants and then its phases. जो फॉरेन पॉलिसी के फेजेस हैं पाकिस्तान के वो, और उसके बाद हम इसकी फॉर्मुलेशन को भी डिस्कस करेंगे कि ये बनती कैसे है. तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से. तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि क्या अ, चाहिए है, क्या मकसद है फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने का पाकिस्तान की. तो नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक वेलबींग एंड नेशनल प्रेस्टीज, ये चार जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. और कंट्री चाहता है कि मैं ये चार जो टारगेट्स हैं मेरे वो हासिल करूं. मेरी फॉरेन पॉलिसी इस हिसाब से हो कि मेरे ये जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं ये मुकम्मल हो जाएं. ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के बाद अब मैं डिटर्मिनेंट्स आपको बता दूं कि ये होते क्या हैं. और डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफ़ाइन कर रही होती है, बनाती हैं. मतलब क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप लिखेंगे कि भाई आप सोचेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी कि भाई हमारे ये इंटरेस्ट हैं. अब क्या चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, अपने कंट्री की जियोपॉलिटिकल सेटिंग्स को देखेंगे, हिस्टोरिकल लीगेसी को देखेंगे, जो भी पॉलिटिकल ट्रांजिशन था वो देखेंगे, लीडरशिप देखेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेंगे, उसके अलावा आइडियोलॉजी देखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे. ये सब चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे, सर्वे करेंगे, बताएंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे. उसके बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी आप फाइनलाइज करेंगे. तो ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स. अच्छा, फेजेस की बात कर ले तो हमें 1947 से कॉन्टेम्प्ररी एरा तक जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो आराम से समझ आ जाएगी. अच्छा, पाकिस्तान की स्टार्टिंग से लेकर हम कॉन्टेम्प्ररी एरा तक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे. ठीक है. मोस्टली जो फेजेस हमारे पास आते हैं वो हैं 7, लेकिन आप रीडिंग करेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप रीडिंग करते हैं अपने हिसाब से. फिर आप अपने हिसाब से जब नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसी किस तरह लगता है. ये फेजेस मैंने जब 7 बनाए ना, कोई तो लोग 4 बनाते हैं, कोई 3 बनाते हैं, कोई 12 बनाते हैं फेजेस. तो दिस इज़ द थिंग दैट हाउ यू डील विद द थिंग, हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग और द टॉपिक. अच्छा, जल्दी जल्दी से मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं. जो फर्स्ट फेज़ है 1947 से 1953 तक, उस फेज़ को हम कहते हैं नॉन अलाइंड फेज़ या नॉन अलाइंड ईयर्स होते हैं ये, क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद होता है तब चल रही होती है आपकी कोल्ड वॉर. ठीक है. कोल्ड वॉर का मतलब है यूएसएसआर एंड यूएसए आपस में लड़ रहे होते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स उनकी जारी होती हैं. और ये दोनों पाकिस्तान तक अप्रोच करते हैं कि ज्वाइन आवर ब्लॉक. तो आप ईस्टर्न ब्लॉक भी पाकिस्तान के पास अप्रोच करता है, वेस्टर्न ब्लॉक भी अप्रोच करता है. लेकिन पाकिस्तान नॉन अलाइंड का मतलब है उसकी फॉरेन पॉलिसी किसी एक ब्लॉक की तरफ नहीं होती और वो नहीं चाहता कि मैं टिल्ट करूं. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा होता है और वो चाहता है कि मैं कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं करूँगा. तो हम इन जो ईयर्स को 1947 से 53 तक जो ईयर्स हैं इनको हम नॉन अलाइंड ईयर्स कहते हैं. और उस वक्त लीडर्स जो थे हमारे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और मिस्टर लियाकत अली ख़ान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये थे. लेकिन फिर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई तो लियाकत अली ख़ान थे हमारे पास.
डिसीशंस लेने वाले। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर जो थे हमारे पास वो थे मिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बहुत ज़्यादा फ़ेज़ेस या बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी इस फ़ेज़ में क्लियर हो जाती हैं। पाकिस्तान की इंडिया के साथ लड़ाई या फिर उसके साथ जो भी इख्तिलाफ़ात होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। पाकिस्तान ने कोई ब्लॉक जॉइन नहीं करना, ईस्टर्न या वेस्टर्न, ये भी क्लियर हो जाता है। और मुस्लिम वर्ल्ड से कॉर्डियल रिलेशंस रखना है, ये भी क्लियर हो जाता है। तो हम इस फॉरेन पॉलिसी के फ़ेस को समराइज़ करते हैं नॉन अलाइंड फ़ेस ऑफ पाकिस्तान के नाम से। सेकंड फ़ेज़ की बात करें तो 1953 से 1962 तक ये फ़ेज़ चला। सेकंड फ़ेज़ ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम अलायंस विद द वेस्ट के नाम से याद करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा एंड जिनको फिर रिप्लेस कर लेते हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास वही फॉरेन मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान होते हैं। लेकिन फिर जो हमारे पास फ़ैसला होता है आर्मी का, आर्मी की इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है इस फेस में। उसका फ़ैसला और फॉरेन मिनिस्टर का फ़ैसला ये होता है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द टफ़ टाइम्स इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था वेस्टर्न ब्लॉक और यूएस के साथ अलाइनमेंट कर ली थी। अच्छा, ये जो फ़ेज़ है सेकंड फ़ेज़, इस पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। वो ये पूछते हैं कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन क्यों किया था और पाकिस्तान अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें सिंपली ये बता सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गई थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई थी, तो वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया। जो हमारे पास लीडर्स थे उस वक्त, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करना हमारे लिए सही साबित होगा। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट हो गया। अब हालांकि डिपेंडेंट होना सही नहीं है। आप जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंस लें किसी कंट्री से, उसको अपने मफाद में इस तरीके से यूज़ करें कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं आगे चलकर, लेकिन आप डिपेंडेंट ना हो एटलीस्ट। थर्ड फेज़ की बात कर लेते हैं 62 से 71। 1962 से 1971 तक ये फेज़ चला था और हम इसको नाम देते हैं एरा ऑफ ट्रांजिशन इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जनरल अयूब खान लीड करते हैं, उसके अंडर होता है कंट्री। और ये फेज़ ऑफ ट्रांजिशन इसलिए है कि यूएस से बहुत ज़्यादा होप्स जो हैं पाकिस्तान की वो लेसन होना शुरू हो गई। जब यूएस ने इंडिया को वॉर में सपोर्ट किया, उनको वेपन्स प्रोवाइड किए, तो पाकिस्तान वॉज थ्रेटेंड। तो जो प्रेसिडेंट अयूब खान था ही प्रोटेस्टेड। ठीक है, और उसने फिर ये प्रोटेस्ट की कि पाकिस्तान और इंडिया के वैसे रिलेशंस ख़राब हैं। अब यूएस का इंडिया को सपोर्ट करना पाकिस्तान एंड यूएस के रिलेशंस को तो ख़राब करेगा ही। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक को छोड़कर थोड़ा सा टिल्ट करता है यूएसएसआर और चाइना की तरफ। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ऑलरेडी बहुत स्वीट और बहुत डेंस होती है। वहाँ से ये बात भी स्टार्ट होती है। अच्छा, पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं सोवियत यूनियन के साथ भी। अल्दो पाकिस्तान की इस दोस्ती से यूनाइटेड स्टेट्स को बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्या करें, यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी बहुत ज़्यादा मार्केट होती है इंडिया में, तो उसमें उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जो वो एक्चुअली परसू कर रहा होता है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का जो फेज़ है पाकिस्तान की, इसको हम नाम देते हैं एरा ऑफ ट्रांजिशन। फोर्थ फेज़ को हम देख लेते हैं, जिसको 1972 से 1979 तक हम बायलेटरल और नॉन अलाइंड ईयर्स या नॉन अलाइंड फेज़ के नाम से याद करते हैं। ये जो एरा है ये एक्चुअली नॉन अलाइंड है। पाकिस्तान किसी के
किसी के ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर रहा होता, इसमें भी पाकिस्तान थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। इसमें जो मेन दो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट और नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, और फिर पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना, यूएसएसआर, यूएस और इंडिया के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात याद करने की है कि पाकिस्तान स्टार्टेड टू गिव इम्पोर्टेंस टू द नेशनल इंटरेस्ट, उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना शुरू की, ना कि परमानेंट अलाइनमेंट्स को। ठीक है, यूएसएसआर, यूएस हो या चाइना हो, कुछ भी हो, भुट्टो का एरा था ये। इसमें भुट्टो ने कोशिश की कि मैं अपने इंटरेस्ट को परसू करने की कोशिश करूं। अब नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें तो पाकिस्तान ने अटेंड की थी एक नॉन अलाइंड समिट, ठीक है, ऑब्जर्वर के तौर पर 1976 में। और पाकिस्तान ने सेंटो जो वेस्टर्न अलायंस था उससे विथड्रॉ कर लिया था 1979 में। ये सीटो और सेंटो अयूब खान के दौर में साइन हुए थे, जो कि एक्चुअली वेस्टर्न अलायंसेस हैं। अच्छा, नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करने के कुछ फ़वाइद भी मिले पाकिस्तान को। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी थोड़े से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए। पीस का एग्रीमेंट हुआ, शिमला पीस एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं 1972 में वो हुआ। कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो बनना स्टार्ट हुए। बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छी होना स्टार्ट हो गई। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हुए, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, फ्रेंड रिलेशंस चाइना के साथ हुए, कुछ और कंट्रीज़ के साथ हुए। लीडर्स आपस में विज़िट करने लगे एक दूसरे कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल कल्चर, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल मैटर्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की हमने बात की कि उनके अंदर तो पीस आना स्टार्ट होता है। यूएसएसआर और पाकिस्तान के रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो विज़िट करते हैं मॉस्को का 72 में अलग और 74 में अलग, और ये विज़िट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उनके बीच में जो कॉपरेशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस भी जो हैं वो भी थोड़े से अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस फेज़ को हम समराइजली नाम देते हैं फेज़ 3, जो कि है एरा ऑफ बायलैटरलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट, फेज़ 4 सॉरी। ठीक है, अब हम फेज़ 5 को डिस्कस करेंगे। फेज़ 5 में सोवियत यूनियन इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान को, और इस बात पे पाकिस्तान जो है वो भी थोड़ा सा कंडेम करता है। सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के रिलेशंस स्ट्रेंट हो जाते हैं। इस बात को हम डिस्कस करेंगे इस फेज़ में, जो अभी फेज़ 5 हम पढ़ेंगे। 1980 से 1990 तक ये फ़ेज़ चलता है। ठीक है, इस फेज़ में या तो हम इसको नाम देते हैं अफ़गान क्राइसिस एंड यूएस अलाय, या तो हम सिर्फ कहते हैं यूएस अलाय। तो पाकिस्तान बेसिकली इसमें यूएसए का अलाय होता है। सोवियत यूनियन के साथ तो रिलेशंस पाकिस्तान के वैसे ही बुरे होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन के इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान कंडेम करता है। लेकिन यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? इट इज़ के जब कम्युनिज़म को स्प्रेड करने के सोवियत यूनियन इन्वेजन करता है अफ़गानिस्तान की, तो कम्युनिज़म के स्प्रेड को स्टॉप करने की कोशिश करता है वेस्ट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान के अंदर कि साउथ एशियन रीजन के अंदर कोई ऐसा अलाय हो जो मुझे अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को डेटर करने में हेल्प करे। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को जब इकोनॉमिक असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस और वेपनरी असिस्टेंस मिलती है, तो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने रूट्स प्रोवाइड करता है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टू फाइट अगेंस्ट कम्युनिज़म इन अफ़गानिस्तान। बाकी भी थिन बहुत सी चीज़ें आती है इस फेज़ के अंदर, लेकिन आपको ये बात बताती हूँ मैं कि ये फेज़ चूँकि 1980
1980 से 1990 तक है। तो 1990s के एरा में जो इश्यूज़ आते हैं सामने, जिनकी वजह से पाकिस्तान की नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी, जो कि अब 1990 से लेकर 2001 तक जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेकअप होना स्टार्ट होती है, वो बनना स्टार्ट होती है। तो अल्टीमेटली हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ। वो जो मैं इश्यूज़ बता रही हूँ वो ये हैं, 4 मेजर इश्यूज़ हैं। अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम अब नहीं है, लेकिन उस वक्त था और उसी टाइम पे ये एग्जिस्ट हुआ था, ठीक है। कश्मीर इंसर्जेंसी तो वैसे ही है। अच्छा, उसके बाद जो इंडो पाक रिलेशंस है ख़राब, वो और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ये जो 4 इश्यूज़ हैं 1990s में सामने आए, इनके वजह से पाकिस्तान की जो आगे की फॉरेन पॉलिसी है वो शेप अप होती है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वॉर भी एंड हो जाती है और ये इश्यूज़ भी सामने आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट फेज़ है उसको हम नाम देते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा एंड पाकिस्तान डायलेमास, ठीक है। पाकिस्तान के न्यू रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ और द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, ये नाम है इस फेज़ का। अब यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि इस फेज़ में पाकिस्तान के जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे कश्मीर का और ये वो, इनके साथ साथ न्यू प्रॉब्लम्स भी इमर्ज होना शुरू होते हैं। जब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हो जाती है सोवियत यूनियन की और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बनती हैं, तो उनके साथ रिलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं बनना टूटना ये वो, और इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये 4 इश्यूज़ बताए, तो प्रीवियस इश्यूज़ और न्यू इश्यूज़ मिला के सब कुछ, ये पाकिस्तान का डायलेमा जो इस फेज़ में बनता है, पाकिस्तान जो टेंशन्स में आ जाता है, ये सब हम इस फेज़ में पढ़ते हैं। अच्छा, हम अपने लास्ट फेज़ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ फेज़ 7। 2001 से प्रेजेंट तक हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इसके बीच में आप कोविड का अलग फेस डाल सकते हैं, आप रशिया यूक्रेन वॉर के हिसाब से कोई नाम दे सकते हैं फेस को, दैट इज़ अप टू यू। आप कितने भी फेस में इसकी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें, आप इमरान खान के फेस को अलग डिस्कस कर सकते हैं, आप शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स को फेस बना सकते हैं उसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो दैट इज़ अप टू यू। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, बताऊंगी, रीडिंग आपने खुद करनी है, समझना आपने खुद है, अल्टीमेटली नोट्स भी आपने खुद बनाने हैं। ये कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता आपकी पढ़ाई को, आपकी सेल्फ स्टडी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। तो ये बात तो तय है। आ जाते हैं अपने लास्ट फेज़ ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो ये जो फेज़ 7 है 2001 टू प्रेजेंट, इसमें पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि 9/11 का जो इंसिडेंट होता है 2001 में, उसके बाद यही अफ़गानिस्तान तालिबान और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, ये सेपरेटिज़म, ये जो 3 ईविल्स हैं जिनके ख़िलाफ़ एक्चुअल में SCO फाइट कर रहा होता है, उसकी जो रेड्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो ये जो 3 ईविल्स है, ये एग्जिस्ट होना स्टार्ट करती हैं। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कुछ ज़्यादा ही थ्रेटन्ड रहता है इनकी वजह से। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो सर उठा के घूमने लगते हैं, और कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हम कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट का एरा। अब आपने ये अलग से फेजेस पढ़ने हैं और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन करनी है आपने इन फेजेस के अंदर से, तो यू कैन कांटेक्ट मी आइदर ऑन माई फेसबुक पेज, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम इवेलुएट करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कहाँ से और कैसे और किस मेथड से बनता है। पॉलिसी
बनाने के जो 7 स्टेप्स हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। एजेंडा सेटिंग होती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। नो, हम ये देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कैसे अप्रूव होता है, कहाँ से इनिशिएट होता है, फिर कैसे वो कंट्री में अंदर जाता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। मेथड को समझने में कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का जो प्रपोज़ल है वो इनिशिएट होता है आपकी फॉरेन ऑफिस से। उसके बाद वो सबमिट होता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर कंसीडर करने के बाद वो फॉरेन ऑफिस से कहकर कंसल्ट करवाते हैं मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज़ से, ठीक है। अब वहाँ से अप्रूव होने के बाद ये डिस्कस होता है आपके कैबिनेट में। कैबिनेट में डिसीजन या अप्रूवल होने के बाद ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डिस्कस होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव हो के आया तो फिर प्राइम मिनिस्टर का काम है कि ये प्रपोज़ल लेकर प्रेसिडेंट के पास जाएं और उनके साथ डिस्कस करें, उनसे एसेंट यानी कि अप्रूवल लेकर आएँ, ठीक है। अब वहाँ पर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूव ज़रूरी ही करें। वो कोई चीज़ चेंजेस भी बता सकते हैं कि इसको चेंज करें। अब जब चेंजेस बता दें तो ये अप्रूव नहीं होगा, वापस जाएगा। चेंजेस के साथ जो है वो फिर से असेंबली में पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, फिर दोबारा आएगा। लेकिन अगर अप्रूव हो गया तो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक और बात भी आपने याद रखनी है कि इन दिस होल प्रोसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स, मीडिया और जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी नॉन स्टेट या स्टेट एक्टर्स होते हैं उनका भी इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। तो आई थिंक दैट्स अ लॉट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।